हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग बहुत बेहतर होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। हम लोग हिंदी का सेगमेंट स्टार्ट है, पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ रीजनिंग भी हम लोग देख रहे हैं। रीजनिंग में भी हमारी कक्षाएं चल रही हैं और इसके साथ साथ मैथ का भी क्लास हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको मिल चुका होगा मैथ का, और उसको भी देख करके आप लोग काफ़ी कुछ आनंद प्राप्त किए होंगे और उससे आपको भी कंपटीशन में काफ़ी उसको फ़ायदा होने वाला है, ऐसी मेरी आशा है। और निश्चित तौर से ये सारी कक्षाएं आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। पर्यावरण की भी बहुत महत्वपूर्ण कक्षाएं चल रही हैं मैम की, तो उसको भी आप लोग देखिए, उसको एंजॉय करिए और कुछ अच्छे तरीके से पढ़िए जिससे कि अच्छा स्कोर हो सके एग्जाम में आपका। हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, निसंदेह ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इसको कतई ही नज़रअंदाज ना करें। और जो मैथ्स की क्लासेस हैं जो स्टार्ट हुई हैं, जिनकी मैथ्स बहुत ही पुअर है, जो अपने आप को मान के चलते हैं कि मैथ मेरी बिल्कुल ख़राब है, उनके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। वो इस पर मेरे पर विश्वास रखें इस चीज़ को लेकर के, बस वो कंटिन्यूसली उसको देखते जाएं और देखिएगा कुछ समय बाद आपको भी लगेगा, जब 2 महीने 1 महीने बीत जाएंगे, जब आपका थोड़ा कोर्स हो जाएगा, तब आप जब बाकी सीनियर से बात करेंगे जिनको मैथ अच्छी आती है, वो भी मानेंगे कि हाँ आपको भी बेसिक चीज़ें क्लियर हैं और ठीक परफॉर्मेंस आपका जा रहा है। बट उससे डरिए नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में हर सेगमेंट को देखना आपको आवश्यक होता है, तो उसको भी आप लोग देखते रहिए। हिंदी का इतिहास क्रम हम लोगों ने स्टार्ट किया था। कुछ बच्चों ने डिमांड की थी रीजनिंग को लेकर के, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ कैलेंडर के सर पासा वगैरह के क्वेश्चंस आए, तो हम लोगों ने कैलेंडर भी स्टार्ट कर दिया है और उम्मीद है कि वो भी 1-2 दिन में वीडियो आपको मिल जाएंगे और इसके क्रम में आप लोगों के फिर पासा हो जाएगा। जो भी आप कहेंगे त्रिभुज वगैरह है, घड़ी वगैरह, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनमें आपको असुविधाएं होती हैं, वो बहुत ही सहज तरीके से हम लोग देखेंगे उसमें। आइए हम लोग अपने विषय वस्तु पे आते हैं। हम लोगों की विषय वस्तु जो चल रही है आज के डेट में, वो चल रही है हिंदी। हिंदी में हम लोगों ने देखा कि हिंदी का विकास कैसे होता है, हिंदी ने कैसे अपने आप को उभारा और कैसे वो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, औहट से होते हुए हिंदी बन जाती है। और फिर उसके बाद में जब हिंदी बनती है तो वो प्राचीन कालीन, मध्यकालीन और आधुनिक हिंदी होती है। और जो आधुनिक हिंदी बनती है फिर वो 5 उपभाषाओं में विभक्त हो जाती है और उन 5 उपभाषाओं में से आप देखते हैं कि उनकी 18 बोलियां निकल करके आती हैं। आगे के दौर में जब हम लोग देखेंगे, चूँकि लास्ट वीडियो में हम लोग इन विषयों पे चर्चा कर चुके हैं, इसको देख चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो कृपया जा करके बैक में जो पुराने वीडियोज़ हैं वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं उसको अच्छी तरीके से। जब आपकी एक समझ विकसित हो जाएगी तो कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। परीक्षाओं का स्वरूप बदलता चला जा रहा है, इसमें तथ्यात्मक चीज़ें तो आती ही आती हैं, साथ ही साथ जब तक आपकी एक समझ नहीं विकसित किसी पर होगी तब तक आप प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाएंगे। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते जाएंगे तो उनके सवालों के जवाब देने में आपको बड़ी आसानी और सुलभता होगी। आपको लगेगा कि ये प्रश्न, इसके जवाब यही होंगे और उस स्थिति में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि हिंदी की जो 5 बोलियां हैं, 5 उपभाषाएं हैं, उनकी 18 बोलियां। इन 18 बोलियों में मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि इन 18 बोलियों में से 3 बोलियां बड़े पैमाने पर हिंदी का प्रतिनिधित्व करते हुए आपको दिखाई देंगी। जब ये आप आधुनिक हिंदी की तरफ अग्रसर होंगे तो इसमें आप देखेंगे ब्रज भाषा जो आपकी है, ब्रज भाषा पे पहले गद्य और पद्य दोनों पर इसका अधिकार रहता है, समय बदलता रहता है। उसके साथ देखते हैं कि खड़ी बोली आपकी आती है, ब्रज भाषा के बाद आपका अवधि आता है। अवधि के बाद में अवधि का फिर आधार हो जाता है, गद्यों पर इसका अधिकार बनता चला जाता है। ठीक है, जायसी वगैरह इसके हैं, तुलसीदास वगैरह है, राम भक्ति कवि, जितने भी राम भक्ति शाखा के जितने भी आपको रचनाकार मिलेंगे, सबकी जो लैंग्वेज रहती है वो अवधि रहती है। कृष्ण भक्ति शाखा के जितने भी आपके लेखक रहते हैं या कवि रहते हैं, उनकी सारी लोगों की जो एक तरह से रचनाएं रहती हैं वो आपको ब्रज भाषा में मिलती हैं। और इनका जब समापन दोनों भाषाओं का होता है, यानी क्रमबद्ध तरीके से, ब्रज के बाद में पहले ब्रज का बोलबाला रहता है ब्रज भाषा का। ब्रज भाषा का दौर जब खत्म होता है तो आता है आपकी अवधि भाषा। अवधि के बाद जब इसका दौर समाप्त
होने लगता है तो खड़ी बोली आपकी आती है, और खड़ी बोली से ही होते हुए आगे के क्रम में चलेंगे। तो आज वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे ये जो आपकी 5 उपभाषाएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे क्वेश्चंस बार बार आते हैं और आने वाले दौर में भी हमेशा आते ही रहेंगे। तो इन 5 उपभाषाओं को आप कभी मत भूलिएगा, जो राजस्थान से शुरू होती है, बिहार तक जाती है, और पहाड़ी क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो हरियाणा और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ क्षेत्रों को लेते हुए फिर दक्षिण में हम जाएंगे तो मालवा का पठार और आपका छत्तीसगढ़ होते हुए ये पूरा जो हिस्सा कवर करता है। हिंदी की भाषा बोलियों को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां हैं, ठीक है। उसके अलावा आप देखें पश्चिमी हिंदी, उसकी 5 बोलियां हैं। फिर उसके बाद में आप पहाड़ी हिंदी देखेंगे, उसकी 3 बोलियां हैं। फिर पूर्वी हिंदी देखेंगे तो इसकी आपकी 3 बोलियां हैं। और आप फिर देखेंगे बिहारी हिंदी, इसकी भी 3 बोलियां आपको मिलती हैं। और इसमें से मैंने एक बात आप लोगों से बताना मैं छूटा था शायद, जैसे अगर देखेंगे पूर्वी हिंदी में देखेंगे तो पूर्वी हिंदी में जो आप देखें भोजपुरी हिंदी है, भोजपुरी जो भाषा आपकी लैंग्वेज है ये अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है। बहुत सारे कंट्रीज़ में जो आपके दक्षिण पूर्व एशियाई देश आपके मिलते हैं उन देशों में बड़े पैमाने पर बोला जाता है। तो बोलियों में अगर कहा जाए कौन सी बोली आपकी अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो है भाषा के रूप में ख्याति प्राप्त है, तो उसमें ब्रज, खड़ी बोली, अवधी वगैरह नहीं होंगी, बल्कि वहाँ भोजपुरी आपकी बोली आएगी। तो इसको ध्यान थोड़ा रखिएगा भोजपुरी के संदर्भ में। चलिए अब आते हैं अपने ब्रज भाषा पे और कृष्ण भक्ति में डूबते हैं हम लोग। उनके बारे में देखते हैं कि कृष्ण भक्ति के कौन कौन से लोग थे और किन्होंने क्या क्या चीज़ें की हैं। आइए बात करते हैं ब्रज भाषा के बारे में। ब्रज भाषा में क्या है? प्राचीन हिंदी काल में ब्रज भाषा अपभ्रंश औहट से ही जीवन रस लेती रहती है, ठीक है। यानी कि अपनी जो शक्ति ब्रज भाषा प्राप्त करती है वो किससे? अपभ्रंश और औहट से प्राप्त करती है। अपभ्रंश औहट की रचनाओं में ब्रज भाषा के फूटते हुए अंकुर को देखा जा सकता है। यानी कि जब ब्रज भाषा और औहट भाषा जब अपभ्रंश और औहट भाषा विकास अपना मतलब जो खो रही थी और ब्रज भाषा अपने पैर पसार रही थी, तो या कहिए उनका जब दौर चल रहा था, अपभ्रंश का दौर चल रहा था या औहट का दौर चल रहा था, उसमें भी अपने पांव पसार रही थी ब्रज भाषा, यानी अपना विस्तार कर रही थी। उसके अंकुर एक तरह से कहिए उपज चुके थे उसमें। और ब्रज भाषा साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ के बारे में अगर हम बात करें तो ये सुधीर अग्रवाल का आपको मिलता है। सुधीर अग्रवाल का प्रद्युम्न चरित है, ये आपकी सबसे प्राचीन कृति मिलती है ब्रज भाषा में। तो एग्जाम में पूछ सकता है ब्रज भाषा की प्राचीनतम कृतियों में से कौन सी है निम्न में से, तो आपको बताना होगा कौन सी कृति हो जाएगी। सुधीर अग्रवाल जी की जो है कौन सी रचना? प्रद्युम्न चरित। ये इनकी रचना मिलती है जो कि प्राचीनतम उपलब्ध जो है क्या है? स्रोत है, उपलब्ध ग्रंथ है। किस भाषा का? ध्यान रखिएगा, ब्रज भाषा का, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पॉइंट वाइज पॉइंट आएंगे, ठीक है। तो इसको बिल्कुल दिमाग में अपने रखे रहिए। ये अगर तैयार है तो हिंदी साहित्य का पे आपकी कमांड होगी और सारे नंबर आप एक एक करके बटोर लेंगे, ठीक है। झोली भर जाएगी आपकी नंबरों से हिंदी के सेगमेंट में, ठीक है। और जो कि 1354 ईस्वी की कृति है, ये लगभग करीब में 1354 में प्रकाशित की गई कृति है ये, ठीक है। ब्रज भाषा ने हिंदी के मध्य काल में मध्य देश के महान भाषा परंपरा के उत्तरदायित्व का पूर्ण निर्वहन किया। तो ब्रज भाषा ने क्या किया था कि जो, अब देखिए इसमें कहने का इसका जो सेंस है टोटल क्या है कि उस दौर में जहां तक हिंदी बोली जाती थी, अब हिंदी कहां तक बोली जाती थी? राजस्थान से, पश्चिम राजस्थान से, उत्तर में आप, पूर्व में आप बिहार तक, और फिर आपका मालवा का पठार को लेकर के, या कहिए छत्तीसगढ़ को लेकर के, फिर उत्तर में अगर हम बात करेंगे तो पहाड़ी क्षेत्रों को लेकर के, पूरे क्षेत्रों में जिसका बोलबाला था वो ब्रज भाषा थी। ये कहने का मतलब है कि ब्रज भाषा ने हिंदी के मध्यकाल में, यानी हिंदी का जो मध्य वाला पीरियड चल रहा था, कालक्रम आपको पता होगा, मध्यकाल का जो पीरियड चल रहा था उस काल में मध्य देश की, यानी मध्य देश यानी भारत के बीच वाला जो सेंटर वाला हिस्सा है, ये जो हिस्सा जो पूरा हिंदी का क्षेत्र है, मध्य देश की महान भाषा परंपरा के उत्तरदायित्व का, ठीक है, पूर्ण निर्वहन किया। यानी कि जो उत्तरदायित्व था हिंदी को मतलब संवारने का, उसको आगे चलाने का, बढ़ाने का जो दायित्व मिला था, उसका पूर्ण निर्वहन किसने किया? ब्रज भाषा ने किया, ठीक है। ये बात है। ब्रज भाषा मध्यकाल की परिनिष्ठित होना चाहिए, परिनिष्ठित व उच्च कोटि की साहित्यिक भाषा थी, जिसको, ये ध्यान रखिएगा कि मध्यकाल की भाषा पूछ सकता है एग्जाम में, यहीं से आ सकता है कि मध्यकाल की
ठीक है, मध्यकाल की परिनिष्ठित और उच्च कोटि की साहित्यिक भाषा क्या थी या भाषा क्या थी, तो आप उसको कहेंगे मध्यकाल की जो भाषा थी वो क्या थी, ब्रज भाषा थी। ठीक है, जिसको गौरवान्वित करने का सर्वाधिक श्रेय, जिसको गौरवान्वित यानी कि मध्यकाल में ब्रज भाषा को सर्वाधिक जो श्रेय दिया, गौरवान्वित करने का जो श्रेय प्राप्त हुआ, वो किसका, कृष्ण भक्ति कवियों ने दिया। पूरी तरह से कृष्ण भक्ति कवियों ने इस ब्रज भाषा को मध्यकाल में गौरवान्वित होने का पूरा अवसर दिया या उसको गौरव दिलाया। ठीक है, पूर्व मध्यकाल में यानी मध्यकाल के शुरुआत में, अर्थात भक्ति काल में, यानी भक्ति काल की जब शुरुआत हो रही थी, तो ये पूर्व मध्यकाल का जो शुरुआती पीरियड था वो कौन सा काल था, आप मध्यकाल को देखिएगा। एक एक तथ्यों को जो मैंने समझा रखा है वो आपके दिमाग में होना चाहिए बच्चों, तब कॉन्सेप्ट में आप कभी भूलेंगे नहीं, एक स्टोरी की तरह आप इसको समझ में आ जाएगा आपको। तो पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्ति काल में कृष्ण भक्ति कवियों ने अपने साहित्य में चरम विकास किया। ठीक है, क्या किया, कृष्ण भक्ति कवियों ने क्या किया था, अपने साहित्य के चरम विकास का चरम पे पहुंचाया था। किस काल में, भक्ति काल में। भक्ति काल क्या था, जो मध्यकाल का पूर्व का काल था, यानी शुरुआती मध्यकाल जो था वो भक्ति काल के नाम से जानता है। वहां पर कृष्ण भक्ति कवियों ने इसको अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचाया था। उसमें क्या था, पुष्टि मार्ग। ठीक है, पुष्टि मार्ग या शुद्धाद्वैतवाद, द्वैत संप्रदाय या वाद कह सकते हैं इसको। पुष्टि मार्ग या शुद्धाद्वैत संप्रदाय के जो कवि रहे हैं वो कौन रहे हैं, सूरदास रहे हैं। इनकी जो रचना रही है सूरसागर रही है। ठीक है, उसके अलावा क्या, नंददास रहे हैं। ठीक है, ये आपके महत्वपूर्ण लोग रहे हैं जो कि पुष्टि मार्ग या शुद्धाद्वैत संप्रदाय के जो महत्वपूर्ण कवि रहे हैं, सूरदास रहे हैं जिनकी रचना सूरसागर रही है। ठीक है, और नंददास रहे हैं। ठीक, तो ये किस संप्रदाय के रहेंगे, पूछ लेता है कि एग्जाम में पूछ लेता है शुद्धाद्वैतवाद संप्रदाय के कौन से कवि हैं, तो शुद्धाद्वैतवाद के कवि जो है सूरदास और नंददास हैं। ठीक है, या पुष्टि मार्ग के कवियों में पूछ लेगा तो सूरदास आप कहेंगे, नंददास कहेंगे। उसी तरह से कहेगा निम्बार्क संप्रदाय के श्री भट्ट जी रहे हैं। कौन रहे हैं, श्री भट्ट जी, निम्बार्क संप्रदाय के श्री भट्ट जी। उसके अलावा चैतन्य संप्रदाय के गदाधर भट्ट जी। फिर उसके बाद में राधा वल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश, इनकी जो रचना है श्री कृष्ण की बांसुरी के अवतार। ठीक है, ये महत्वपूर्ण कृति इनकी है, तो ये ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं मैं कृतियां भी आपको बताते चल रहा हूं साथ ही साथ आपको। तो राधा वल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश जी जो हैं, ये सब कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में आपके बारे में बताया जा रहा है। और इनका जो संप्रदाय था वह किस संप्रदाय के थे, ये चीजें इसमें बताई जा रही हैं आपको। ठीक है, जैसे सूरदास हैं, नंददास हैं, इनका जो संप्रदाय जो था ये पुष्टि मार्ग के कवि थे, शुद्धाद्वैतवाद संप्रदाय के लोग थे। ठीक, उसी तरह से जैसे बताया गया है निम्बार्क संप्रदाय के कौन थे, श्री भट्ट जी थे। उसी तरह से क्या, गदाधर भट्ट जी किस संप्रदाय से बिलोंग करते थे, चैतन्य संप्रदाय से बिलोंग करने वाले थे। क्लियर, उसी तरह से कहेगा राधा वल्लभ संप्रदाय के कौन थे, हित हरिवंश, जिनकी रचना क्या थी, श्री कृष्ण की बांसुरी के अवतार रहे। क्लियर, ओके। इसमें इसके अलावा है संप्रदाय निरपेक्ष कवियों की अगर बात करें, जिनका कोई संप्रदाय नहीं था, वे लोग भी कृष्ण भक्ति शाखा के यानी कि ब्रज भाषा को बढ़ाने में जो श्रेय दिया, उनमें जो महत्वपूर्ण कवि लोग रहे हैं जो किसी संप्रदाय से बिलोंग नहीं करते थे, ये कहिए कि निरपेक्ष थे, ये संप्रदाय निरपेक्ष कवि लोग रहे हैं। उनमें रसखान जी का नाम, मीराबाई जी हैं, रहीम जी हैं, बिहारी जी हैं, मतिराम हैं, भूषण हैं, देव हैं। ठीक है, भूषण देव उनका पूरा नाम है, भूषण देव हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं, जगन्नाथ दास हैं, रत्नाकर हैं, आदि प्रमुख कृष्ण भक्ति कवि योग नहीं। ये सभी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि, तो किसी एग्जाम में पूछ लेता है निम्न में से कौन से कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है, तो आपको याद होना चाहिए रसखान, मीराबाई, रहीम, बिहारी, मतिराम, भूषण देव, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास, रत्नाकर, ये सभी कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में से रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो ब्रज भाषा के साहित्य के विकास में इन लोगों ने बड़ा बहुमूल्य योगदान अपना दिया है। ठीक है, इनका योगदान भूला नहीं जा सकता है, ब्रज भाषा के बढ़ाने में इनका योगदान इनका नगर नहीं किया जा सकता है। इनमें से सर्व प्रमुख जो स्थान प्राप्त है वो किसको प्राप्त है, आदरणीय सूरदास जी को प्राप्त है ये स्थान। ठीक है, कि इनमें इन कवियों में से जिनका कोई, अगर आप देखेंगे तो सभी को, अगर चाहे वो संप्रदाय के हों किसी, या संप्रदाय
मुक्त हो कवियों में से, अगर कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में अगर देखा जाएगा तो सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो है वो सूरदास जी को दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, सूरदास जी को जाता है। इन्हें अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण है कि निम्न में से किसे अष्टछाप का जहाज कहा जाता है, तो इसमें ध्यान रखिएगा सूरदास जी को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। ठीक है, अब 8 कवियों में से उनमें सबसे महत्वपूर्ण कवि यही थे, उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, तो माना जाता है उत्तर मध्यकाल में जब दौर आता है तब उस समय क्या स्थिति रहती है ब्रजभाषा की, उसमें क्या कह रहा है, उत्तर मध्यकाल अर्थात रीतिकाल का जब दौर चल रहा था उसमें अनेक आचार्यों एवं कवियों ने ब्रजभाषा की रीतकालीन या रीतिबद्ध कवियों में केशवदास, मतीराम, बिहारी देव, पद्माकर जी हैं, भिखारी दास जी हैं, सेनापति आदि जो हैं महत्वपूर्ण रहते हैं। तथा रीति मुक्त कवियों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या हो रहा है, दौर किसकी बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा रीतिकाल की बात कर रहे हैं, यानी उत्तर मध्यकाल में। यहाँ पर इसके पहले क्या हो रही है, उत्तर मध्यकाल के पूर्व का काल, पूर्व मध्यकाल था, यहाँ पर उत्तर मध्यकाल की बात हो रही है। ठीक है, तो रीति मुक्त कवियों में अगर हम बात करते हैं तो घनानंद, आलम, बोधा आदि प्रमुख रहे हैं जिन्होंने ब्रजभाषा को पोषित करने का या प्रतिष्ठित करने का श्रेय इनको जाता है। तो ये इतनी चीज़ें आपको कम से कम पता होनी चाहिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपका तथ्य है। इसके अलावा अगर देखेंगे कि ये जो अपने जहाँ हिंदी भाषा थी, जिन क्षेत्रों में जहाँ के अभी आपने पढ़ा 5 उपभाषाएं और 18 बोलियाँ, जितने क्षेत्र को आपने पढ़ा, इसके बाद में भी जो बंगाल वगैरह का क्षेत्र था वहाँ पर भी ब्रजभाषा का प्रचार करने का प्रयास किया गया और किया गया, बड़े पैमाने पर किया गया। तो बंगाल में कृष्ण भक्त कवियों द्वारा जो प्रचारित भाषा थी उसको जो नाम दिया गया था ब्रजबुली। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों ने या ब्रज भाषा के कवियों ने जो है बंगाल में जो कृष्ण भक्ति कवियों द्वारा जो भाषा प्रस्तुत की गई, पेश की गई, वो कौन सी भाषा थी, तो उसको क्या कहा गया, उसका क्या नाम था, ब्रजबुली कहा गया था। ठीक है, तो ये तो हो गया ब्रज भाषा के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं अवधि के संदर्भ में। अवधि में क्या है, अवधि का दौर क्या चल रहा है। अवधि में देखेंगे, अवधि भाषा की पहली कृति जो है वो क्या थी, मुल्ला दाऊद की चंदायन या लोर कहाँ मानी जाती है इनकी रचना, जो कि 1370 ईस्वी में रचित की गई थी। इस तथ्य को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है इसके बारे में कि अवधि की पहली कृति किसे माना जाता है, तो मुल्ला दाऊद की कृति जो कि 1370 ईस्वी में प्रकाशित की गई उसको चंदायन कहा जाता है या लोर कहाँ कहा जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह अवधि की पहली कृति मानी जाती है। इसके उपरांत अवधि भाषा के साहित्य का उत्तरोत्तर विकास होता गया, यानी कि कंटिन्यूअसली फिर उसका विकास क्रम आगे बढ़ता चला गया। मध्यकाल में अवधि को साहित्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का जो श्रेय जाता है वो सूफी कवियों को जाता है या प्रेम मार्गी, सूफी कवि हैं प्रेम मार्गी, तो सूफी या प्रेम मार्गी कवियों को ही जाता है जिन्होंने अवधि को प्रश्रय दिया। ठीक है, अब देखेंगे कुछ रचनाएं हैं जो इस काल के महत्वपूर्ण लोग रहे, उनकी रचनाओं के बारे में भी देखते हैं कि अवधि की कौन सी रचनाकार कौन है और उनकी रचना क्या है। तो कुतवन है, इनकी रचना है मृगावती, कुतवन की रचना मृगावती है। उसी तरह उस्मान की जो रचना है वो चित्रावली है, और जायसी बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं अवधि काल के, इनकी रचना है पद्मावत। देन नूर मोहम्मद जी हैं, इनकी रचना है इंद्रावती। मंझन है, इनकी रचना है मधुमालती, और कासिम शाह हैं जिनकी रचना है हंस जवाहरी। ठीक है, ये तो कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं। इनके अलावा कौन है, आलम की जो रचना है वो माधवानल काम कंदला, इनकी रचना है माधवानल काम कंदला, आलम की रचना है। इसके अलावा शेख निसार जी साहब हैं, इनकी रचना है यूसुफ जुलेखा, और इनके अलावा अली शाह जी हैं, इनकी रचना है प्रेम चिंगारी। ठीक है, ये सब रचनाएं किस भाषा में लिखी गई हैं, सब अवधि को कमांड करती हैं। तो पूछ सकता है निम्न में से अवधि की कौन सी रचनाएं अवधि में हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। डायरेक्टली रचनाकार ना पूछ करके पूछेगा लैंग्वेज किसकी अवधि है, तो आपको बताना होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आदि सूफी कवियों ने अवधि को साहित्यिक गरिमा प्रदान की। इन कवियों ने
इन कवियों में जो इतने कवि आपके पास हैं, जैसे कुतुबन है, उस्मान है, जायसी है, नूर मोहम्मद है, मंजन है, कासिम शाह हैं, आलम है, शेख निसार हैं, अली शाह हैं, इन सब में जो एक तरह से कहिए कि अवधी के महत्वपूर्ण कवियों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो रखने वाले हैं वो जायसी मोहम्मद है। जैसा कि आपने देखा ब्रज भाषा में आपने देखा किसको, सूरदास जी सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, ठीक है। उसी तरह से अवधी में अगर हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं जायसी महोदय का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। तो वही बात कह रहा है, इन कवियों में जायसी का सर्वप्रमुख स्थान है या सर्वप्रमुख कवि हैं। अवधी को राम भक्त कवियों ने अपने मतलब जो है अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया था, यानी राम भक्त कवि जो थे वो किस तरह में रचना करते थे, अवधी में किया करते थे, ठीक है। माध्यम बनाया विशेषकर तुलसीदास जी ने क्या किया था कि अवधी को मूल भाषा बनाई। राम के प्रति जो प्रेम था उसके बारे में जो लिखना था उनको, वो सारी भाषा लैंग्वेज तुलसीदास की अवधी थी। इनकी जो रचना है रामचरितमानस की जो रचना की, इन्होंने क्या किया था, बैसवाड़ी अवधी में कर अवधी की भाषा को जिस साहित्यिक ऊंचाई पर पहुंचाया वह अतुलनीय है। तो ध्यान रखिएगा कि अवधी को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने वाले कौन कवि हैं, तो तुलसीदास जी हो जाएंगे। इनकी कौन सी रचना है, जैसे पूछ रहेगा वैश्यवाणी किसकी रचना है, तो तुलसीदास जी की है, जो कि अवधी की सर्वोत्कृष्ट रचना में से एक है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इनकी रचना जो है रामचरितमानस है की रचना, ये रचना जो इनकी है रामचरितमानस, और इसकी जो लैंग्वेज है मतलब जो है ये भाषा है, ये है वैश्यवाणी अवधी में की गई है, ध्यान रखिएगा इसको। तो ये चीज़ है, भाषा को जिस साहित्यिक ऊंचाई पर पहुंचाए वो अतुलनीय है, मैंने अभी आपको बताया। मध्यम काल में साहित्यिक अवधि का चरमोत्कर्ष 2 कवियों ने पहुंचाया था। जैसा कि अभी हमने बात की कि पहले जो महत्वपूर्ण रचनाकार थे वो जायसी महोदय थे, दूसरे तुलसीदास जी थे। दोनों के बारे में आपने देखा, तुलसी जी ने क्या किया कि जो रामचरितमानस की जो रचना की वो किसमें की, वैश्यवाणी अवधि में करके अवधि को एकदम चरमोत्कर्ष पे पहुंचाया। और बाकी रचनाकारों में जायसी तो महत्वपूर्ण स्थान है, जिनकी रचना वगैरह पद्मावत वगैरह बहुत बेहतरीन रचना है अवधि की, इसके बारे में बताया। तो 2 कवि हो गए। जायसी की साहित्यिक अवधि में जहां अवधि का ठेठ ग्रामीणपन मिलता है, वहीं देखेंगे जैसे कि अगर गंवारूपन की बात करेंगे, अवधि का जो ठेठ देहातीपन ग्रामीणपन जो देखने को मिलेगा तो जायसी महोदय की रचनाओं में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप देखेंगे कि जो तुलसीदास की रामचरितमानस में है और वैश्यवाणी अवधि में जो रचना की गई है, तत्सम रूप बड़े पैमाने पर मिलता है, मतलब एकदम संस्कृत की रचना जैसे मिलता है, हिंदी का एक श्रेष्ठ रूप दिखाई देता है। वहीं तुलसीदास की साहित्य रचनाओं में अवधि का तत्सम मुखी रूप मिलता है। तत्सम मतलब क्या होता है, जो संस्कृत के समान हो, यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ठीक है, मिलता है, ठीक है। ये चीज़ तो महत्वपूर्ण आपके हो गई, इसमें से आप इसको ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जैसे कृण भक्ति शाखा के कवियों ने बंगाल में अपना प्रचार किया था, उसी तरह से अवधी भाषा के भी रचनाकारों ने जो बंगाल में अपना प्रचार किया, अवधी का जो प्रचार किया, उसमें क्या है, बंगाल के सूफी कवियों द्वारा जो प्रचारित की गई जो भाषा थी अवधी की भाषा, उसे गोहारी या गोयारी कहा गया था, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि किसके द्वारा, अवधियों के द्वारा में अगर बात करें, यानी सूफी कवियों के बारे में, सूफी कवियों ने बंगाल में अवधी भाषा को जो प्रसारित किया या लैंग्वेज जो वहाँ पे यूज की, उसको लैंग्वेज को क्या कहा जाता है, गोहारी या गोयारी कहा गया है इसमें से, ठीक है। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि ब्रज भाषा और अवधी भाषा से संबंधित थी। अब हम लोग आएंगे, ये तो इसका दौर खत्म हो जाता है, अब यहाँ से खड़ी बोली शुरू होती है। और खड़ी बोली जब आगे शुरू होती है तो आगे फिर खड़ी बोली का इतिहास देखेंगे, फिर मध्य प्राचीन का मतलब शुरुआती दौर में क्या इसके बाद में मतलब अवधी के बाद ब्रज भाषा के बाद अवधी के बाद खड़ी बोली आती है। तो खड़ी बोली प्रारंभिक काल में कैसे रहती है, फिर मध्य काल में क्या चलता है, फिर आधुनिक काल में कैसे आता है, तो इस क्रम को हम लोग देखेंगे आगे, जिसमें देखेंगे भारतेंद्र युग, उसके पहले क्या हिंदी की स्थिति रहती है। तो अब खड़ी बोली आएगी और खड़ी बोली से फिर हिंदी का आगे चल करके विकास होता चला जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको समझ में आया होगा और आपकी हिंदी पर एक थोड़ी अच्छी समझ विकसित किया होगा। इन्हीं इच्छाओं के साथ कि आप लोग खूब मेहनत करेंगे और आगे आप लोग अच्छे से तैयार भी कर रहे होंगे और कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के छूट नहीं रहे होंगे। सारे सेगमेंट जब खत्म हो जाएंगे तो हम लोग इस पर सीरीज़ वगैरह भी स्टार्ट करेंगे, जो टेस्ट वगैरह की सीरीज होगी, और उसमें से आपका फिर चेक किया जाएगा कि कितनी अच्छी कमांड आपकी बन पाई है। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और साथ बनाए रखिए, वीडियोज़ देखिए अच्छे से। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ आपके साथ। धन्यवाद।